नमस्कार। एलडीसी सीआरपीएफ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को प्रारंभिक जांच, अदालती जांच और विभागीय जांच, सम्मन और वारंट, अधिक जघन्य अपराध, कम जघन्य अपराध, लूट, डकैती, डिसमिस और रिमूवल, बलवा और हंगामा और स्पेशल आर्मर्ड फोर्स एक्ट 1958, एफआईआर और सीआरपीसी 129, 130, 131 इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रारंभिक जांच, अदालती जांच और विभागीय जांच के बारे में अंतर को पढ़ते हैं। प्रारंभिक जांच में क्या होता है, इसमें आदेश की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि अदालती जांच में इसमें आदेश लेना पड़ता है और विभागीय जांच में आदेश की आवश्यकता होती है। सेकेंड नंबर, प्रारंभिक जांच में एक अधिकारी, एक अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा की जाती है, और जबकि अदालती जांच में बोर्ड ऑफ ऑफिस द्वारा की जाती है, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी तथा 2 अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। विभागीय जांच में एक अधिकारी द्वारा ही की जाती है। तीसरा, प्रारंभिक जांच में सामान्यतः अनुशासनहीनता की केस में किया जाता है प्रारंभिक जांच, जबकि अदालती जांच सामान्यतः संपत्ति की हानि, मृत्यु, झगड़ा इत्यादि फायरिंग के लिए में होता है, जबकि विभागीय जांच में सामान्यतः अनुशासनहीनता के केस में होती है। इसमें जीरा नहीं होती है, इसमें जीरा होती है, इसमें जीरा नहीं होती है। इसमें मेन पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। इसमें है 9 नंबर, देख लीजिए, अधिकतम 7 दिनों में होना चाहिए। प्रारंभिक जांच जो है अधिकतम 7 दिनों में होना चाहिए, और ये अदालती जांच 90 दिन में होना चाहिए, और विभागीय जांच भी 90 दिन के ही अंदर होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट हो गया, साधारण प्रक्रिया होती है इसकी। इसमें भी साधारण प्रक्रिया होती है, इसमें थोड़ा कठिन प्रक्रिया होती है। बस इसमें हमको ये देखना है कि इसमें कितना अधिकारी होते हैं। एक अधीनस्थ अधिकारी होता है, ये अधीनस्थ अधिकारी होते हैं। इस टोटल 3 होते हैं इसमें प्रारंभिक जांच में, ठीक है। और ये कितने दिन में पूरा होना चाहिए ये मालूम होना चाहिए, प्रारंभिक जांच, अदालती जांच और विभागीय जांच में। बस ये मालूम होना चाहिए, बाकी सब नॉर्मल है। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सम्मन और वारंट। सम्मन और वारंट में क्या होता है, इस सम्मन में इसकी सदैव 2 कॉपी बनाई जाती है। सम्मन में इसकी सदैव 2 कॉपी होती है, जबकि वारंट में इसकी 1 कॉपी होती है। सम्मन कोर्ट में उपस्थित होने वाले व्यक्ति के नाम पर होता है, जबकि वारंट में यह किसी भी पुलिस अफसर के नाम होता है। सम्मन की समय निश्चित होता है, जबकि वारंट का समय निश्चित नहीं होता है। सम्मन में कोई किस्म नहीं होती है, जबकि वारंट की 2 किस्म होती है, जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट 2 प्रकार का होता है। सम्मन से बचना अपराध है, जबकि वारंट से बचना कोई अपराध नहीं है। छठवां, सम्मन में अपराधों की सज़ा 2 वर्ष की है, जबकि वारंट के अंतर्गत अपराधों की सज़ा 2 वर्ष से अधिक की है। सम्मन की तामील कई प्रकार से की जाती है, जबकि वारंट की तामील गिरफ्तार करने के समय ही सीमित होती है। तो ये है सम्मन और वारंट। अब चलिए चलते हैं अधिक जघन्य अपराध और कम जघन्य अपराध के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। इसमें यह संज्ञेय अपराध होता है, जबकि यह असंज्ञेय अपराध होता है। और इसमें गैर जमानती अपराध होता है। अधिक जघन्य अपराध, इसमें जमानती अपराध होता है। यह वारंट केस है, यह सम्मन केस है। इसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। अधिक जघन्य अपराध में इसमें क्या 1 वर्ष का सज़ा हो सकती है। आजीवन कारावास का मतलब 14 वर्ष का जेल। और इसमें सेशन जज द्वारा डील की जाती है, जबकि यह प्रथम मजिस्ट्रेट द्वारा जज जो है डीलिंग की जाती है। ये है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 28 दिसंबर 1949 के धारा नंबर 9 और धारा नंबर 10। नेक्स्ट, लूट और डकैती। कई लोग बोलते हैं लूट और डकैती, ये सब अलग अलग होता है। यह लूट होता है, इसमें CRPC की धारा नंबर 390 में होती है, और ये 391 में होती है। इसमें 4 व्यक्ति होते हैं लूट में, और इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होते हैं डकैती में। इसमें लूट में 10 वर्ष का सज़ा है, जबकि इसमें डकैती में आजीवन
कारावास होता है। ये है लूट और डकैती में अंतर। नेक्स्ट, डिसमिस और रिमूवल। डिसमिस और रिमूवल हम देख लेते हैं। डिसमिस व्यक्ति डिसमिस किया व्यक्ति की किसी कहीं भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, जबकि रिमूवल में इसमें जिस विभाग से रिमूव किया गया उसको छोड़कर कहीं भी नौकरी कर सकता है। डिसमिस किया व्यक्ति प्राप्त सभी पदक एवं अलंकार जमा कर देगा, जबकि रिमूवल में सदस्य अपने साथ ले जाएगा। डिसमिस सदस्य को रेलवे वारंट नहीं दिया जाएगी, जबकि इसमें रिमूवल में वारंट दिया जाता है। इसमें संबंधित थाना पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश, रोजगार नियोजक कार्यालय आदि को सूचना दी जाती है। डिसमिस में जो व्यक्ति होता है इसको, इन लोगों को सूचना दी जाती है, जिसमें इसमें विभाग के सभी फॉर्मेशन को सूचना दी जाती है। इसमें किसी भी प्रकार का आर्थिक सहायता नहीं की जाती है और इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकार की जा सकती है। छठवां, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, इसमें सर्विस प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो इसलिए डिसमिस और रिमूवल को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। बलबा और हंगामा में क्या होता है ये देख लेते हैं। बलबा यह हर जगह हो सकता है, यह केवल सार्वजनिक स्थान पे। हंगामा धारा नंबर 159 में होता है और इसमें आईपीसी 146 में होता है बलबा, और 159 में हंगामा होता है। ठीक है, हंगामा होता है किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, इसमें जाकर वहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करते हैं, उसको हंगामा कहते हैं। देखिए पहले हंगामा पढ़ लीजिए। केवल सार्वजनिक स्थान पर हो सकता है, दो या दो व्यक्ति होते हैं, उद्देश्य अलग अलग होता है, शांति में रुकावट आती है, केवल लड़ने वाले अपराधी होते हैं, नियंत्रण करना आसान होता है, एक पार्टी में पुलिस का सहयोग देती है, उसी जगह पर असर होता है, तितर बितर करने के लिए कम बल का जरूरत होती है, हंगामे की सजा 1 महीने या 100 रुपये तक का जुर्माना होता है। इसका मतलब यह हुआ किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दो या दो से अधिक व्यक्ति वहाँ पर की शांति व्यवस्था को भंग करते हैं तो उसको हंगामा कहा जाता है। जबकि बलबा होता है 5 या 5 व्यक्ति से अधिक होते हैं। बलबा एक ही उद्देश्य होता है, शांति भंग होती है, वे सभी अपराधी होते हैं जो शामिल होते हैं, नियंत्रण करना मुश्किल होता है, पुलिस को सहयोग नहीं देते हैं, पूरे क्षेत्र में असर होता है, तीतर बितर करने के लिए ज़्यादा बल की जरूरत होती है, बलबे में 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। इसलिए बलबा और हंगामा दोनों अलग अलग चीज़ है। और ये एलडीसी हवलदार जो एग्जाम होने वाला एससीजीडी का, उसके लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, इस केंद्रीय ये हो गए स्पेशल पावर एक्ट जो आसाम और मणिपुर में दिया गया है। इसमें टोटल 7 धाराएं होती हैं। इसमें संक्षिप्त नाम विस्तार होता है, दूसरा में परिभाषा होता है, आर्मड फोर्स होता है 1 में। जो भी फोर्स अशांत एरिया में गृह अभियान करती है उसे आर्मड फोर्स कहते हैं। अशांत क्षेत्र किसे कहते हैं? पूरे राज्य या राज्य के किसी हिस्से को इस एक्ट के सेक्शन 3 के तहत अशांत घोषित किया जाता है, उसे अशांत क्षेत्र कहते हैं। धारा नंबर 3, अशांत घोषित करने की शक्तियाँ। राष्ट्रपति केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य में, राज्यपाल द्वारा अपने प्रदेश में, और गवर्नर प्रशासक द्वारा जो संघ शासित क्षेत्र में। धारा नंबर 4 में अवर अधिकारी के ऊपर सभी रैंक को निम्न शक्तियां अशांत क्षेत्र में प्राप्त हैं। क्या क्या शक्तियां प्राप्त हुई है उसको एक बार देख लीजिए। फायर खोलने की शक्ति, हाई डाउट बनाने की शक्ति, बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, बिना तलाशी वारंट के मकान की तलाशी ले सकते हैं, किसी भी गाड़ी को रोककर उसके तलाशी और सामान जो भी है उसको जब्त कर सकते हैं। जब और धारा नंबर 5 में क्या है? तलाशी के दौरान ताला तोड़ने की शक्ति होती है और गिरफ्तार व्यक्तियों की जब्त संपत्ति पुलिस के हवाले जो है करते हैं, धारा नंबर 6 में करते हैं। और 7वां में होता है संरक्षण। तो ये है स्पेशल पावर एक्ट 1958 होता है, 11 सितंबर 1958 होता है इसका है पूरा। और ये आसाम और मणिपुर में जो स्पेशल जो फोर्स को पावर दी गई है वहाँ पे हम ये अपनी शक्तियों का हम उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, एफआईआर होती है धारा नंबर सीआरपीसी के धारा नंबर 154, 155। 154, प्रत्येक संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध
के संबंध में प्रथम सूचना जो थाने में दर्ज कराई जाती है उसे एफआईआर कहते हैं। यदि सूचना मौखिक दी जाती है तो एसएचओ इसे अपने अधीन लिखवाएगा एवं सूचना देने वाले का हस्ताक्षर लेगा। यदि वह सूचना लिखित दी जाती है तो सूचना देने वाले हस्ताक्षर करके प्रेरित करेंगे। जबकि चौथा, उपरोक्त दोनों किस्म के अपराधों को सूचनाओं को एसएचओ अपने अधीन संज्ञेय अपराध के लिए धारा नंबर 381 और असंज्ञेय अपराध के लिए धारा नंबर 347 पर दर्ज करेगा। एफआईआर की सूचना देने वाले एफआईआर को कॉपी मुफ्त दी जाती है। एक जो एफआईआर करवाता है उसको एक कॉपी भी दी जाती है। गलत सूचना देने वाले को आईपीसी के धारा नंबर 182 के तहत कार्रवाई की जाती है। एफआईआर किसी भी मुकदमे की नींव है जिसके आधार पर न्यायालय में मुकदमे का दारोमदार होता है। इसलिए 154 होता है, 155 होता है, दोनों होता है एफआईआर। एक लिखित में होता है और एक हम बोल कर करते हैं। 154 और 155 में अगर कोई गलत सूचना से गलत इन्फॉर्मेशन देता है और जाके एफआईआर करता है तो धारा नंबर 182 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट, सीआरपीसी के धारा नंबर 129, 130 और 131 के बारे में विस्तृत रूप से आज पढ़ लेते हैं। 129 में होता है सिविल बल द्वारा मजमा तीतर बीतर। इसमें क्या होता है? सिविल बल कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का प्रभारी ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में कोई भी पुलिस अधिकारी जिसका पद उप निरीक्षक से कम न हो किसी भी गैर कानूनी सम्मेलन को उससे शांति भंग होने की आदेशा हो या तितर बितर होने का आदेश दे सकेगा और सम्मेलन में सदस्यों के कर्तव्य है कि वह तितर बितर हो जाए। यदि ऐसे आदेश दिए जाने पर सम्मेलन तितर बितर नहीं होता है तो कोई मजिस्ट्रेट या उपधारा 1 में वर्णित पुलिस अधिकारी उस सम्मेलन को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को जो फोर्स का सदस्य न हो सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए मदद ले सकेगा। ये हो गया सिविल बल द्वारा मजमा तितर बितर सीआरपीसी के धारा नंबर 129। और 130 में हो गया सशस्त्र बल द्वारा मजमा तितर बितर। इसमें क्या है? यदि कोई सम्मेलन तितर बितर न किया जा सकते तो उसे तितर बितर करना सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो तो उपस्थित वरिष्ठतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर कर सकेगा। सेकेंड में क्या है? ऐसे मजिस्ट्रेट यदि ऐसी किसी सम्मेलन को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बलों का प्रयोग का इरादा रखता हो तो वह सशस्त्र बल के टुकड़ियों के कमांडर से मांग कर सकेगा कि ऐसे सम्मेलन के तितर बितर न होने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। तीसरा, सशस्त्र बलों का कमांडर कम से कम बल का प्रयोग करते हुए संपत्ति को कम से कम नुकसान पहुंचाएगा तथा ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकेगा जो गिरफ्तारी के लिए आवश्यक हो। इसका मतलब ये हुआ सीआरपीसी की धारा नंबर 130 में बस इतना ध्यान रखना है, सशस्त्र बल द्वारा मजमा तितर बितर होता है। और 131 में मजमा तितर बितर करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों को दी गई शक्तियाँ। इसमें क्या है? यदि जन समूह में सार्वजनिक सुरक्षा का भय हो और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सूचना न दी जाए तो सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारी ऐसे समूह को अपने आदेश से सशस्त्र बलों की मदद से सम्मेलन में तितर बितर कर सकेगा और गिरफ्तार कर सकेगा तथा जल्दी से जल्दी संभव होते ही मजिस्ट्रेट को सूचना दे सकेगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार कार्रवाई चालू या नहीं चालू रखा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम आप लोगों को ये सब धाराएं जो विस्तृत रूप से बताए हैं हमको लगता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।